डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अब डॉक्टर साहब, ये जो दोनों अलग अलग वेरिएंट्स हैं इस वक्त, हमें जो वैक्सीन दस्तियाब हैं, क्या ये इन वेरिएंट्स पर भी असरअंदाज हैं, उस मौसर है इनके लिए भी, या फिर वो जो पहली फेज़ में जो एक पहला वायरस आया था वो उस वेरिएंट पर ही अप्लाई हो सकती हैं और इसके लिए फिर किसी अलग वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। एक्चुअली जो ये कोरोना की वायरस है, ये बहुत वारियम लार्ज साइज़ का पार्टिकल है, इसका बहुत बड़ी वायरस है। और इसकी जो स्विच हुई हॉर्सशू बैट से वुहान में 2019 की दिसंबर में टू ह्यूमन, और फिर ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन चल रही है, और ये बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करती है बॉडी के अंदर भी और बाहर भी। और जो भी आरएनए वायरस होती है और इतनी बड़ी साइज़ की वायरियन है पार्टिकल, तो वो उसमें ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि उसमें वेरिएशंस भी आएंगी उसके आरएनए में और म्यूटेशंस भी आएंगी। और याद रखें कि इसकी जो पॉसिबिलिटी है म्यूटेशन आने की वो 39,000 है, कि 39,000 इसमें म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं। और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम 100 के करीब म्यूटेशंस रजिस्टर हुई हैं दुनिया में। और डेफिनेटली ये जो मैंने और हमारी यूनिवर्सिटी ने ये तहकीक की है, जो बरतानिया के इश्तराक से की है, इसमें B117 इस वक्त सबसे प्रेवलेंट स्ट्रेन है पूरे पाकिस्तान में, ख़ासकर लाहौर और पंजाब में। जिसका मतलब ये है कि इसका लगाव बहुत काफ़ी हद तक डबल हो चुका है, एक दूसरे से लगने की सलाहियत वायरस ने अपनी इन्हांस कर ली है, और दूसरी बच्चों को भी लगने की अहलियत इसमें आ चुकी है, और इसकी वायरुलेंस भी ज़्यादा है, यानी कि मोर्टेलिटी वगैरह ज़्यादा है। जहाँ तक आपका सवाल है कि ये वैक्सीन्स के, ये भी हम स्टडी इस वक्त UHS में कर रहे हैं कि जो वैक्सीन्स के हम ट्रायल कर रहे हैं, और जैसे हमने कैंसाइनो का ट्रायल किया था और अभी ZF 2001 का कर रहे हैं, और एक और वैक्सीन है RNA वायरस, उस वैक्सीन उसकी भी कर रहे हैं। ये तमाम वैक्सीन्स अभी तक हमें इसका गैर मुअस्सर होने का कोई सबूत नहीं मिला। अच्छा। और टेस्ट भी अभी RT-PCR जो है वो भी मुअस्सर है। अलबत्ता मैं ये यहाँ वार्न करता चलूँ आपके देखने सुनने वालों के लिए कि कोई दुनिया में अभी तक वैक्सीन ईजाद नहीं हुई जो 100% इफेक्टिव हो। जो हमने ट्रायल किया इस वक्त तकरीबन 30,000 लोगों का, उसमें हमने देखा कि वैक्सीन आपको 100% बचाती है सीरियस डिजीज़ से, यानी कि आपको बीमारी होती है तो इतनी सीरियस नहीं होती कि आपकी जान जाए, या आप ICU में दाखिल हों, या वेंटिलेटर पे जाएं, या हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। अलबत्ता जो टोटल बचाव है वो कोई 70 से 75% लोगों को है कि वायरस उनको लगे ही नहीं। तो ये भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इतनी बड़ा शिफा अल्लाह ने इन वैक्सीन में रखा है। और अभी इस वक्त मेरा ख्याल है बग़ैर किसी सोचे समझे हर किसी को चाहिए कि पहली अपॉर्चुनिटी जब उनको मिलती है तो कोई भी वैक्सीन जो पाकिस्तान में अवेलेबल है वो फौरी तौर पे लगाएं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये वैक्सीन ज़ाहिर है तमाम वेरिएंट्स को ही उन पर असरअंदाज हो रही है और उसकी चेन को तोड़ने में कामयाब हो रही है। लेकिन ये जो साउथ अफ्रीकन और UK वेरिएंट हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इनके सिम्टम्स में फ़र्क है, या उसके बाद पेशेंट की कंडीशन में फ़र्क आ जाता है? और फिर इनका ट्रीटमेंट का तरीक़ाकार क्या वो भी थोड़ा मुख्तलिफ है? अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं आप लोग दोनों अलग अलग तरह के पेशेंट्स को? देखें, B117 जो है, जो UK वेरिएंट है, जो बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है इस वक्त, वो भी साउथ अफ्रीका से चला था और UK पहुंचा था। और उसमें खसूसियत उसकी ये है कि उसमें 17 वेरिएशंस आई हैं इसकी RNA में, और 2 उसमें म्यूटेशंस हैं। और ये सारी वेरिएशन और म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन्स में हैं, जो कांटे इसके ऊपर हैं, और वो कांटे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। आपकी बॉडी में एंटर जो वायरस होती है सांस के ज़रिए, वो ACE2 रिसेप्टर फेफड़ों में लग के उन्हीं के ज़रिए एंटर होती है। और डेफिनेटली इसकी अलामात तकरीबन वही हैं जो शुरू से आ रही हैं, खांसी, बलगम, सांस की तकलीफ़ और शदीद बुखार का होना। लेकिन इसमें जो हम देख रहे हैं कि लेटेंट पीरियड है कि एकदम मरीज़ 3-4 दिन में नहीं सीरियस हो रहे, लेट जाके सीरियस हो रहे हैं। और फेफड़े को पहली वायरस की किस्म जो थी, जो इरानियन स्ट्रेन था, वो 3 से 6% को अफेक्ट करती थी। इसमें तकरीबन 13 से 15% लोगों के फेफड़ों में ये सोजिश करती है, नमोनिया करती है, और उनकी क्लॉटिंग का मैकेनिज़्म को दरम बरम करती है। बाकी साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन जो है PY501, वो अभी बहुत कम है। और इंडिया का जो स्ट्रेन आया है डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, जो कि काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि इंडिया में हमें पता है कि 2.5 करोड़ लोगों को ये
वायरस लग चुकी है पिछले दिनों में और 2.5 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी तक नहीं मिला, जो अल्लाह का बहुत करम है, क्योंकि उसकी और आपकी इन्फेक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो थर्ड वेव है, ये जब इसका ज़ाहिर चंद हफ्ते हो गए इसका आगाज़ हुए, आप क्या समझते हैं ये अपने पीक पर जा चुकी है और पीक से अब इसका वापसी का सफ़र शुरू हो गया, या अभी अपनी पीक की तरफ जा रही है? हमने देखा था एक वक्त एक रोज़ में 201 लोग भी अपनी जान से गए, 170 के करीब लोग भी अपनी जान से गए। ये अपना पीक अभी मज़ीद पकड़ेगी या ये अब अपने वापसी की तरफ एक ग्राफ नीचे आ रहा है? देखिए अरबाब साहब, इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ऐसी चीज़ है कि मैं और आप दवाई कर सकते हैं इस मुबारक महीने में कि वो वायरस म्यूटेट ना हो, वायरस ज़्यादातर म्यूटेशंस ना आए, तो उसको तो मैं और आप नहीं रोक सकते, अल्लाह ही रोक सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम एहतियात देखें, अगर इसका डबल चांस हो गया लगने का, इन्फेक्टिविटी पोटेंशियल इसका डबल हो गया, तो हमें 4 गुना बढ़ानी पड़ेंगी एहतियाती तदाबीर। और ज़ाहिर है आपने अपने शुरू में इंट्रो में बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम प्लेटू कर रहे हैं, लेकिन अभी इट इज़ टू प्रीमेच्योर टू कंक्लूड के पीक आ चुका है। अल्लाह ना करे, और हमें सबक सीखना चाहिए भारत से, जिन्होंने कह दिया कि पीक आ गई, डिक्लाइन हो गया, और उन्होंने SOPs का कमी कर दी अपने आम लोगों के, और जलसे जुलूस और मजहबी रसूमात करोड़ों बंदों की उन्होंने करनी शुरू कर दी। तो आज वो बहुत हैवी उसकी पेनल्टी पे कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑफ 2.5 लाख लोगों की। अल्लाह ना करे कि ये नौबत आए, हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। हुकूमत जो अपने ताईं कर रही है वो अच्छा है, वो करे, लेकिन इसकी ओनरशिप मुझे, आपको और आपके बिल्कुल सबको लेने पे। डॉक्टर साहब, एक आम शख्स जिसको अभी तक वो खुशकिस्मती से कोविड का शिकार नहीं हुआ, और एक ऐसा शख्स जो कोविड से रिकवर हो चुका है, वो सेहतियाब हो चुका है, दोनों को अलग अलग तरह की एहतियात करनी है या बिल्कुल एक जैसी एहतियात उसको भी करनी है जो कोविड से रिकवर होकर सेहतियाब हो चुका है? देखें, दोनों को वैक्सीन लगनी चाहिए, चाहे आप सेहतमंद हो चुके हैं, चाहे आपको 2 दफ़ा कोविड हो चुका है या 1 दफ़ा हो चुका है, या आपको हुआ नहीं। आपको पहली अपॉर्चुनिटी पे वैक्सीन लगानी है, और जो भी आपके पास अवेलेबल है फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में। दूसरा, वैक्सीन लगाने के बाद ये नहीं सोचें आप मुबर्रा हो गए हैं, आपको तमाम हिफाजती तदाबीर वैसे ही रखनी पड़ेंगी तकरीबन 3 से 4 साल, जब तक हम हर्ड इम्यूनिटी नहीं क्रिएट करते। हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होगी जब हम 75 से 80% पाकिस्तानी अवाम और दुनिया की अवाम को हम ये वैक्सीन इफ़ेक्टिवली लगा चुके होंगे। अभी बहुत दूर है हमारे लिए, अभी हमारा ज़िंदगी का ये हिस्सा रहना चाहिए कि हम अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दें, चाहे ईद हो चाहे रमज़ान हो, बजाय इसके कि इंसानी जानों की कुर्बानी दें। और डॉक्टर साहब, अभी तो ये ज़ाहिर है हुकूमत ने 8 दिन के लिए ये लॉकडाउन लगाया है, आप क्या समझते हैं इसको फिर आगे किस हद तक बढ़ाना चाहिए? क्योंकि जब तक ये लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था उस वक्त तक भी लोग तो ताउन करने पर नहीं तैयार थे, रश था मार्केट्स में, मॉल्स में। ये कब तक इसका सिलसिला इसी तरह से जारी रखना चाहिए? देखें, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इसको बढ़ाना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली, वेदर वी लाइक इट और नॉट। वेदर हमारे ताजर बरादरी या ट्रांसपोर्टर्स उनको पसंद आए ये चीज़ नहीं आए, लेकिन हमें इसको शायद बढ़ाना पड़ेगा, ख़ासकर उन एरियाज़ में जहाँ केसेस की डेंसिटी ज़्यादा है, ख़ासकर जो बड़े शहरों में। इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, और हमें बहुत देखें, इस पे बहुत डिपेंड करेगा कि हुकूमत ने ये तो नहीं कहा कि हम अपनी अमली ज़िंदगी में या एज ए फैमिली या एज ए बिजनेस हम ये एहतियात ना करें। इट डिपेंड्स ऑल ऑन आवर रिस्पॉन्स। कोई भी हुकूमत ये जंग अकेले नहीं जीत सकती। हमें खुद इसका अदराक होना चाहिए कि इंसानी ज़िंदगी की हमारे दीन में भी बहुत बड़ी अहमियत है। जिसने एक ज़िंदगी बचाई उसने इंसानियत बचा ली, जिसने एक ज़िंदगी ली, तो लेट्स डू दैट। अगर हम वाकई सीरियस हो जाएं तो किसी को, हुकूमत को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद साहब। डॉक्टर जावेद अकरम साहब मौजूद थे।